वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल स्टडी विद नेहा सिंह। और आज के हम वीडियो में जानेंगे नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर हम वैल्यू एडेड मेथड जो है वो समझने वाले हैं। ठीक है, हमने अपने लास्ट वीडियो में समझ लिया था किस तरीके से ग्रॉस नेट और जितने भी फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, जितने भी इसमें एग्रीगेट्स होते हैं वो कौन से थे और कन्वर्जन टूल्स जो होते हैं वो कौन से थे, वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में जान लिया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ पहले आप जाके देखिए। हमने वीडियो नंबर 40 से नेशनल इनकम चैप्टर शुरू कर दिया था। तो अगर आप नए हैं और डायरेक्ट इस वीडियो से शुरू आपने किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप वीडियो नंबर 40, देन 41 और फिर इधर पार्ट नंबर 3 पे आए, तब जाके आपको ये चीज़ समझ में आएगी। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की मेथड से मैंने ये वो समझाया है, तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम नेशनल इनकम समझ रहे हैं। तो आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा फुल ऑन वैल्यू एडेड मेथड पे, तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब पहले कर देना। सबसे पहले नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं। नेशनल इनकम जो होता है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में एग्रीगेट्स जाने थे, तो नेशनल इनकम कौन से एग्रीगेट के बराबर होता है। नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें देखना होता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ये होता है हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा नेशनल इनकम निकाल के दो, तो उसमें आपको निकालना होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, क्लियर। अच्छा, अब 3 मेथड होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। वैल्यू एडेड इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड होता है जितना प्रॉफिट कमाया गया उस बेसिस पे निकालना। इनकम होगा लोगों की कमाई के बेसिस पे निकालना नेशनल इनकम। लास्ट होगा एक्सपेंडिचर में, नाम के हिसाब से हम समझ पा रहे हैं, लोगों के एक्सपेंडिचर के हिसाब से हमें निकालना है नेशनल इनकम। तीनों मेथड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बेसिकली जो इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जितने भी जो भी इसमें इनपुट्स हम डालेंगे फॉर्मूला में, वो तीनों में डिफरेंट है, लेकिन तीनों के जो आंसर हैं नेशनल इनकम जो निकल के आएगा, तीनों के आंसर सेम निकल के आएंगे। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड, यानी लोगों की जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। अब पहले वैल्यू एडेड स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड एक्चुअली में होता क्या है। ठीक, वैल्यू एडेड मेथड जो है उसको प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। दैट मेथड विच मेजर्स द क्रॉस वैल्यू एडेड at market price as the sum total of value added by all the producing units within the domestic territory of the country during the period of an accounting year। सब उड़ गया, जो भी यहाँ पे पढ़ा सब बाउंस हो गया। बहुत ही इजी इसमें समझते हैं। That method which measures the gross value added at the market price as the sum total of gross value added by all the producing units within the domestic territory of the country during the period of an accounting year। ठीक है, अब ये जो हमने मार्क किया है ग्रॉस वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हम जानते हैं, जिस मार्केट प्राइस, जो प्राइस में हम उसको किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं, वो हो जाएगा मार्केट प्राइस। ठीक है, वैल्यू एडेड क्या है, मतलब वो जो जितने में वो प्रोड्यूस हुई, जितने में बेसिकली जो फैक्टर कॉस्ट था, जितने में वो गुड जो था वो प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद उसको प्राइमरी सेक्टर से दूसरे सेक्टर में लेके गए, सेकेंडरी सेक्टर में, तो उसने कुछ उसमें ऐड ऑन किया, तो वो जो ऐड ऑन हुआ है उसको हम बोल देंगे वैल्यू एडेड। फिर वो सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में गया, तो उसने जो टर्शरी सेक्टर पे जो बैठा था आदमी, उसने प्राइस चेंज कर दिया, तो उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोल देंगे वैल्यू एडेड। ठीक है, और फाइनली जो मार्केट में वो मिला उसको हम बोल देंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब लिख के अच्छे से समझाते हैं। यहां पर क्या है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स जो हैं वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, सबसे पहला प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी, और फिर है हमारा लास्ट टर्शरी। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या था, आप इसको ऐसे समझो, जो लास्ट वाले पे जो है वो तो हो गया हमारा रिटेलर, जो दुकान पे एक होके पे बैठता है ना, वो हो गया हमारा रिटेलर। सेकेंडरी होलसेलर, और प्राइमरी मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तीन हमारे अलग अलग सेक्टर हो गए। इस तरीके से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोड्यूस किया वो तो उसको पड़ी 5 रुपए की चीज़, लेकिन उसने जो होलसेलर को दी है वो उसने दी है 7 रुपए की। ठीक है, तो जो 2 रुपए जो यहाँ पर डिफरेंस आया ये हो जाएगा हमारा वैल्यू एडेड। जो वैल्यू ऐड हुई है प्रोडक्ट में वो हो जाएगी 2 रुपए, तो वो हो गया वैल्यू एडेड। कौन से? पहले सेक्टर में। सेकंड में चलते हैं। 7 रुपए की चीज होलसेलर को मिली, उसने रिटेलर को दी 10 रुपए में। ठीक है, तो यहां के डिफरेंस जो 3 रुपए है ये हो गया सेकेंडरी स्टेज का वैल्यू एडेड। तो अभी तक का जो वैल्यू एडेड हमारा आया है वो आया है 5 रुपए, 2 + 3। ठीक, अब थर्ड सेक्टर ने, टर्शरी सेक्टर ने जो एक्चुअल में मार्केट में कंज्यूमर को सामान दिया वो उसने उसको दिया 12 रुपए में। तो ये आ गया हमारा लास्ट 2 रुपीज। तो अब हमारा यहां पर फर्स्ट सेक्टर में 2, सेकेंड सेक्टर में 3 और थर्ड सेक्टर में 2। तो ये जो है ना ये होगा हमारा वैल्यू एडेड। तो हर एक स्टेज में जो हमारी यहाँ पर वैल्यू ऐड करी गई है उसको हम बेसिकली प्रॉफिट हो रहा है ना। ये मैंने आपको पहली बार बोला था ये चीज कि प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट वाले मेथड में, ये वैल्यू एडेड में हम देखते हैं कि प्रॉफिट के बेसिस पे हम निकालते हैं नेशनल इनकम। तो ये प्रॉफिट ही तो है। ठीक है, प्राइमरी फर्स्ट से सेकंड से उसको जाते जाते उसने 2 रुपए कमा लिए, सेकेंडरी से थर्ड में जाते जाते उसने 3 रुपए कमा लिए, और फिर थर्ड से लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसने 2 रुपए कमा लिए। प्रॉफिट ही तो हुआ। तो यही हो जाएगा वैल्यू एडेड। अब समझ में आ गया होगा। अब आप कर लो इसको कनेक्ट इस डेफिनेशन से, इस मीनिंग से। द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, इसके लिए मार्केट प्राइस तो 7 था। तो इस मार्केट प्राइस में जो ग्रॉस वैल्यू ऐड करी गई है एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड, सम टोटल यानी 2, 3, 2, सम वैल्यू एडेड ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स 1, 2, 3, ये तीनों हमारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हो गए विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी हमारे कंट्री के जो टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उस कंट्री के टेरिटरी के अंतर्गत ये सारी एक्टिविटीज होती है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, उसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैल्यू एडेड क्या होता है। ठीक है, बेसिकली जो प्रॉफिट जो 3 सेक्टर्स में जो मिलके कमाया जा रहा है उसको हम सम टोटल कर दें तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड से निकल आता है। क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड से हम निकालते हैं GVA एट मार्केट प्राइस, जो कि होता है बराबर GDP एट मार्केट प्राइस के। ठीक है, तो यानी इस वाले मेथड से हमें क्या निकल के आएगा? GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस निकल के आ गया तो हम निकाल सकते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे निकलेगी? NNP एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये तो हमने समझ लिया था, ग्रॉस से नेट करना है, डोमेस्टिक से नेशनल करना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट करना है। ये तो हम पहले ही देख चुके थे लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला और समझा देते हैं कि कैसे कैसे कौन सी स्टेज बाय स्टेज चीज निकलती है। अब देख लेते हैं फॉर्मूला में कि वैल्यू एडेड कैसे हम निकालते हैं मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जो कि होता है GDP एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब ये GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले हम एक एक करके चलेंगे। पहले हम देख लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब हमें सीधा सीधा अगर हमें सीधा सीधा सेल्स दिया है
तो कुछ नहीं है, सेल्स ही सीधा डाल दो, चेंज इन स्टॉक डाल दो और लिख दो। लेकिन अगर सेल्स गिवन नहीं है तो सेल्स इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। कभी कभी ये होता है कि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो होते हैं क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से डालते हैं कि सेल्स भी दे देंगे, प्राइस और क्वांटिटी भी दे देंगे, लेकिन ये हमें अपने कंसेप्ट क्लियर करके देखना है कि किस तरीके से हमें क्या चूज करना है। सेल्स गिवन है तो बस सेल्स डाल दो, कुछ मत देखो प्राइस क्वांटिटी कुछ भी नहीं, तो सेल्स गिवन है सेल्स डाल दो, ठीक है। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये तो हम वैसे भी जानते हैं, बैलेंस शीट में निकालते ही हैं इसको, हमें अकाउंट्स में आता ही है। तो चेंज इन स्टॉक ये आ जाएगा सेल्स, जो भी हमने अकाउंटिंग ईयर में बेचा प्लस जो लास्ट में हमारा बच गया, प्रोडक्शन हमने किया लेकिन वो सेल नहीं हुआ और बच गया, वो भी आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में, ठीक है। अगर अब इसी जगह हमें डोमेस्टिक सेल गिवन है क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सिर्फ इतना सा चेंज हो जाएगा कि डोमेस्टिक सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो हमने बाहर जो हमने दिया बेचा उसका भी तो हमें रेवेन्यू मिल रहा है, वो भी तो हमारे नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए। तो ऐसे ही हो जाएगा कि डोमेस्टिक सेल जो हमारे टेरिटरी के अंदर जितनी सेल हुई, चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट जो हमने बाहर अब्रॉड में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो हमने सेल आउट किया है वो तीनों ऐड हो जाएंगे और हमारा निकल आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली क्या होता है, जो हमने एग्जांपल देखा ना उसमें जो लास्ट में जो वैल्यू जा रही थी ना 12 रुपए जितने में सेल हो रहा था लास्ट में जाके, वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा बेसिकली जो पूरा ओवरऑल सेल होता है वो, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है जो परचेज होता है। अब देख लेते हैं हम जल्दी से कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है। आई होप आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, सेल है, चेंज इन स्टॉक है, और अगर डोमेस्टिक सेल गिवन है तो सेल है, चेंज इन स्टॉक है और एक्सपोर्ट है, कुछ भी नहीं करना है। और अगर सेल गिवन नहीं है तो प्राइस इनटू क्वांटिटी डाल दो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलेगा, डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स, मतलब जो हमने अपने टेरिटरी के अंतर्गत रहते हुए हमने जो कंज्यूम किया वो प्लस इंपोर्ट्स। अब डोमेस्टिक कंजम्पशन से बच्चे आ जाते हैं, ये क्या चीज है, सिंपल है, डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी परचेज, जितनी भी परचेज हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर वो प्लस इंपोर्ट जो बाहर से हमने खरीदा वो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से सेल्स माइनस परचेज ही तो कर रहे हैं, इसमें और कोई ज्यादा है तो नहीं बड़ी चीज, कोई टेंशन ही नहीं है इतना। से यहाँ पर सेल्स हम निकाल रहे थे, एक्सपोर्ट्स डाल रहे थे और चेंज इन स्टॉक डाल रहे थे। यहाँ पर हमने सारा क्या डाल दिया, परचेज डाल दिया, जो हमने खरीदा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर और जो हमने बाहर से मंगाया वो हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी कभी स्टूडेंट्स ये भी होता है कि हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली दिया होता है तो फिर हमें सेल्स, चेंज इन स्टॉक ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है उठाओ और डाल दो, चिपका दो। कभी कभी होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो डायरेक्टली दिया होता है तो फिर हमें नहीं देखना है। अगर हमें दे रखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमें दे रखा है परचेज, हमें दे रखा है इंपोर्ट, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सीधा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है ना स्ट्रेट अवे वो ही उठा के हमें डाल देना है। बिल्कुल भी हमें यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखने हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई उसमें टेंशन नहीं चाहिए, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए। हम यहाँ पर सेल्स माइनस परचेज कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सेल्स प्रॉफिट है ना, सेल्स माइनस परचेज करेंगे तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। कनेक्ट करो, कनेक्ट एक दूसरे से, जो स्टार्टिंग से पढ़ाया उसको कनेक्ट करो, अपने आप समझते चले जाओगे सारी चीजें। तो सेल्स किया, सेल्स में क्या डाला, वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स हमने डाला, उसमें चेंज इन स्टॉक और उसके बाद उसमें ऐड किया हमने जो बाहर जो जितना भी सेल किया वो। यहां पर क्या है इंटरमीडिएट में, परचेज जो हमने किया रहते हुए और बाहर से जो हमने परचेज किया वो। सिंपल, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले, अब एक वैल्यू एडिड मेथड में एक मिस्टेक देखी जाती है जो कि होती है डबल काउंटिंग की, ठीक। तो अच्छा, तो डबल काउंटिंग की मिस्टेक को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो 3 सेक्टर्स होते हैं वो लिख दिया। रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट 10 और फिर वैल्यू एडिड 10। कैसे, इतना उसने रॉ मटेरियल में उसका खर्चा हुआ, बेसिकली मान लीजिए कुछ भी नहीं हुआ उसका, ठीक है, लेकिन उसने जब बेचा तो 10 रुपए में बेचा, तो 10 - 0
10, वैल्यू एडेड हमारी 10 हो गई फर्स्ट स्टेज में। ठीक है जी, हमारा इसमें हमें समझ में आ गया 10 हो गई। अच्छा सेकंड स्टेज में आ जाते हैं। 10 में उसने खरीदा, उसने 15 में बेच दिया, उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था वो 10 में था, परचेज जो थी वो 10 की थी, सेल उसने इतने की करी, माइनस करो प्रॉफिट आ गया 5 का। तो ये वैल्यू एडेड हो गया सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में 15 में उसने खरीदा, 20 में उसने बेचा, उसको 5 रुपए का फायदा हो गया, तो ये हो गया थर्ड स्टेज का। अच्छा इनको हम ऐड करेंगे तो 20, तो हमारा टोटल वैल्यू एडेड जो है वो आ जाएगा 20। ठीक है। अच्छा अब आप ये देखोगे ट्रिक कि 20 ये भी है और 20 ये भी है। ठीक है, तो हमने तो पहले ही देख लिया था कि नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स जो है, फाइनल गुड्स का जो आउटपुट होते हैं जो होता है उसी को ही तो ऐड करते हैं। तो आप तो चाहे या तो थर्ड स्टेज की जो लास्ट स्टेज की जो सेलिंग प्राइस थी वो ले लो, या फिर इस तरीके से एक एक स्टेज की वैल्यू ऐड करके वो ले लो। दोनों की बात एक ही होगी, लेकिन दोनों को साथ में मत ले लेना कि ये भी ले लिया ये भी आ गया, वो नहीं करना है, वहां पे फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो या तो सिर्फ ये लो या फिर सिर्फ ये लास्ट वाला प्राइस। तो इससे हम अपना जो डबल काउंटिंग वाली जो कंसेप्ट है, जो मिस्टेक है, होती बहुत छोटी सी है, करनी नहीं है हमने अपने को, इसीलिए ये चीज समझना जरूरी है कि या तो फाइनल वाली लो, फाइनल आउटपुट वाली, या फिर लास्ट, या फिर तीनों स्टेज की जो है वैल्यू एडेड, सिर्फ वो मेथड उसको ही अपना के और क्वेश्चन अपना सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन एक। ठीक है, अब ऐसा है, क्वेश्चन गिवन है, सेल्स है ए की 100, परचेज है फ्रॉम बी बाई ए, परचेज फ्रॉम बी बाई ए, यानी ये ए की परचेज हो गई 40, परचेज फ्रॉम ए बाई बी, यानी ये हो गई बी की परचेज यानी 60, सेल्स है बी का 200, क्लोजिंग स्टॉक है ए का 20, ओपनिंग स्टॉक है बी का 35, ओपनिंग स्टॉक है ए का 25, ओपनिंग स्टॉक है बी का 45 और इनडायरेक्ट टैक्सेस है 30। और हमें इसमें निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने ये जान लिया कि जीवीए मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी मार्केट प्राइस, तो यानी ये जो हम सारी कैलकुलेशन करेंगे उससे निकल के आएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से फिर हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है, तो वो सबसे लास्ट में है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू एडेड क्या निकल के आता है। अब इसमें दो फर्म गिवन है ए और बी, तो पहले हम दोनों का अलग अलग वैल्यू एडेड निकाल लेते हैं। तो वैल्यू एडेड में क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बेसिकली सेल माइनस परचेस, जो कि हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडेड में हम प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं नेशनल इनकम। अच्छा, तो हम पहले निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट, अच्छा हम यहाँ पे सिर्फ ए की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ए से रिलेटेड जो है वही देखेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकल के आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, तो सेल क्या है ए की 100 प्लस चेंजिंग स्टॉक क्या है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है ए का 20 माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या है ए का 25। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 100। अब देखो माइनस का 5 आएगा, सिंपल मैथ्स, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा 95। अच्छा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, परचेज यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन प्लस इंपोर्ट्स। अब इंपोर्ट्स हमारा यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं था, तो सिर्फ परचेजेस लेंगे, तो परचेजेस सिर्फ ए की देखेंगे, परचेज फ्रॉम बी बाई ए की परचेज हो गई, तो ये आ गया 40, तो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो हो गया वो 40। अब निकाल लें वैल्यू एडेड, तो 95 माइनस 40, तो ये आ जाएगा हमारा 55। ये निकल आया वैल्यू एडेड ए का। ठीक है, अब फटाफट बी का देख लेते हैं। वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहले निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इजी लेंदी हो जाएगा लेकिन इजी रहेगा, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि बच्चे को बहुत अच्छे से आता है और आपको भी
अगर आगे चल के कोई मिस्टेक होती है तो आपको उसको करेक्ट करने में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पता होगा कि कौन से स्टेप में क्या किया था आपने। ठीक है, सेल, बी की सेल देख लेते हैं 200, चेंज इन स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, ये है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ बी जो कि है 35, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ बी हो जाएगा 45, तो ये हो गया 200 माइनस का 10, 190 हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब निकाल लेते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी परचेज प्लस इंपोर्ट, इंपोर्ट गिवन नहीं है तो परचेज क्या है, परचेज फ्रॉम ए बाय बी यानी 60, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा आ गया 60। अब निकाल लो भाई वैल्यू एडेड बी का, 190 माइनस 60, 130 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया बी का और ये हो गया ए का। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वैल्यू एडेड दोनों फॉर्म का, ए और बी का ऐड कर देंगे तो ए का क्या निकला था 55 और बी का क्या निकला था हमारा 130, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया हमारा ये 185। अब ये तो निकला हमारा GVA एट मार्केट प्राइस। ठीक है, GVA एट मार्केट प्राइस यानी ये निकला हमारा GDP एट मार्केट प्राइस जो कि था 185। अब हमें इसको क्या निकालना है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में चेंज करना है। तो हमने देखा था मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट में हम चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब नेट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या गिवन था 30, क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स हमारा गिवन था 30, तो क्या करेंगे, अब देखो इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है। ठीक है, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ इसका। तो GDP एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, 185 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 155, तो 155 विल बी आवर आंसर। तो 155 हो जाएगा हमारा GDP एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप आपको ये पूरा सारा लेंदी था लेकिन स्टेप बाय स्टेप किया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। विद कंसेप्ट जो थे हमने जो समझे थे थ्योरी में वो हमने इस पे लगाए तो वो आप अच्छे से कनेक्ट करके इजीली समझ पाए होंगे। अब हमने ये देख लिया था कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाले जब कन्वर्जन्स होते हैं तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो यूज करते हैं एज अ कन्वर्जन टूल। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इस वाले क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया उसमें तो हमें सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन था। अब अगर उसमें सब्सिडीज भी गिवन होती है तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आता है। अगर हमारा यहाँ पर सब्सिडी भी गिवन होता तो पहले जो 30 जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें से जो भी वैल्यू होती सब्सिडी की वो माइनस करके फिर उसको हम लगाते फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के कन्वर्जन में। ठीक है, तो आज का वीडियो हो सकता है लंबा हो गया होगा, लेंदी हो गया होगा, लेकिन मुझे ये पूरा वैल्यू एडिट जो था उसको कवर एक ही वीडियो में करना था। टुकड़ों में करने से आपको समझ में नहीं आता, आप रिलेट नहीं कर पाते। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वैल्यू एडेड मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन से रिलेटेड अगर है आपकी कोई क्वेरी तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर या तो ईमेल के थ्रू या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा हो। और इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो मेथड है इनकम मेथड के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल के संग इसी तरीके से बने रहे। ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।